Hello everyone. Now let's see the most important bit from this chapter, the evidences from comparative anatomy. ये इतना इम्पोर्टेंट बिट है कि इसके ऊपर से नीट में हर साल क्वेश्चन आपको दिखेंगे। एक साल के गैप से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा बिट है। मार्क इट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले यही बिट आपको करके जाना है। तो इतना इंपॉर्टेंट बिट आपको मैं आज बताने वाला हूँ, एविडेंसेस फ्रॉम एनाटॉमिकल कंपैरेटिव एनाटॉमी और एनाटॉमिकल कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें हमको तीन प्रकार के ऑर्गन्स देखने हैं, होमोलॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स और वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ओके, तो अपन उसमें तीन में से पहले अभी दो देखेंगे, होमोलॉगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉगस और एनालॉगस, मैं आपको दो ऑर्गन्स अभी बता रहा हूं। वी विल सी द वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन पार्ट, लास्ट में देखेंगे उसको। पहले तो ये जो दो ऑर्गन्स है ये देखते हैं अपन क्या है। अब ये पॉइंट क्या है, देखो अपन कंपैरेटिव एनाटॉमी मतलब ऑर्गेनिजम्स की एनाटॉमी कंपेयर करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर उनके बॉडी के स्ट्रक्चर्स कंपेयर करेंगे, एनिमल्स के बॉडी के स्ट्रक्चर्स, एनिमल्स के ऑर्गन्स कंपेयर करेंगे दूसरे एनिमल के साथ में। ओके, प्लांट्स के अपन अलग अलग स्ट्रक्चर्स रहेंगे, लीव्स, थॉर्न्स, उनके फाइलोक्लैड वगैरह, रूट, स्टेम, वो स्ट्रक्चर दूसरे प्लांट के साथ में। तो अपने को उनका इवोल्यूशन का कंपैरिजन फिर समझ में आएगा कि इसमें इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे हुआ है। सो फॉर दैट वी विल कंपेयर द ऑर्गन्स। ओके, सो वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। That organs may have same structure or they have similar structure, same origin, but different functions. Same structure को मैं क्या बोलूंगा, similar origin, कि वो एम्ब्रियो के कौन से similar parts से बने वाले हैं। So they have same structure or origin and they have different functions, and the organs that have same function but different structure और different origin। दोनों ऑर्गन्स के पहले एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको इसका मीनिंग समझ में। जैसे कि क्या है अपने पास, जो आपको एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, मैं वही आपको एनसीईआरटी में जो फोटो दी हुई है, लेट्स सी दैट फोटो। तो आपके सामने है चार ऑर्गन्स यहाँ पे बताए वाले, ह्यूमन, चीता, ओके, वेल और लास्ट में दिया है बैट। ह्यूमन, चीता, वेल और बैट। अब ये चारों के अगर आप हाथ कंपेयर करें तो ह्यूमन का जो हैंड रहेगा, सो इट विल हैव ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और फिर तुम्हारा इधर का पूरा तुम्हारे फोरलिम में फिर इधर तुम्हारा पाम और फिर बाकी के फिंगर्स वगैरह रहेंगे। तो ह्यूमरस, रेडियस, इधर से अल्ना, इधर से फिर अंगूठा, फिर बाकी के फिंगर्स, और इधर तुम्हारे कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स। ओके, शॉर्ट में बता रहा हूं। तो ये ह्यूमन का हैंड। ओके, अगर अपन ह्यूमन का हैंड और चीता का लेग कंपेयर करें, उसको भी ऐसे रहेगा, ओके, विथ स्लाइट डिफरेंसेस। ओके, मतलब क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर सबके सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट वन देखो आप, वेल का भी जो है ह्यूमरस है, रेडियस है, उसको अल्ना है, फिर उसके फैलेंजेस बदल गए और फिंगर्स भी बदल गए, उसकी एक फ्लिप तैयार होगा, उसको फिर स्विमिंग करते आना है इसके लिए। और लास्ट में डाला बैट में भी ह्यूमरस है, रेडियस और अल्ना है, और फिर जो बचा वाले स्ट्रक्चर से देखो कैसे मॉडिफाई हो गए, वो उसको विंग्स बनते जाना इसके लिए। मतलब हो रहा क्या, यहाँ पे आपको जो सबके फोर लिम्स है, ह्यूमन, चीता, वेल और बैट, इनके फोर लिम्स का अगर आपने स्ट्रक्चर देखे, सो दे हैव कॉमन स्ट्रक्चर, दे हैव सेम ओरिजिन, उनके सब यहाँ पे से ओरिजिन हो रहा, एम्ब्रियो के सेम जगह पे से वो हाथ और उनके फोर लिम्स तैयार होते। तो उसमें ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स, फैलेंजेस, दीज आर द बोन्स ऑफ योर फोर लिम्ब। ओके, लोकोमोशन चैप्टर में था वो। सो दैट दीज आर द बोन्स। तो इनके बोन्स के सबके स्ट्रक्चर सेम है, बस साइज किसी का ह्यूमरस का बड़ा है, किसी का ह्यूमरस छोटा है, फैलेंजेस बड़े हो गए। अदरवाइज उनका स्ट्रक्चरली सिमिलर है, उनका ओरिजिन सेम है, बट दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। ह्यूमन का हाथ क्या करता, यू कैन ग्रैब द थिंग्स, यू कैन पुल अप, पुश समथिंग। और चीता का जो रहेगा, इट विल हेल्प इन इट्स जंपिंग, इट विल हेल्प इट इन रनिंग। ओके, वेल का फॉर स्विमिंग एंड द बैट फॉर फ्लाइंग, it will become the wing of that bat. Means these are the organs, these are the structures
विच आर हैविंग सेम स्ट्रक्चर बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो जब ऐसे ऑर्गन्स आपको दिखाई देंगे ऑर्गेनिज्म में, हैविंग सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, रट्टा मान लो दिमाग में बिठा, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, सो दैट ऑर्गन्स आर नोन एज होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगी मीन्स स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी एंड फंक्शनल डिसिमिलैरिटी। स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी मतलब होमोलॉग, एक जैसे दिखना स्ट्रक्चर में, एक जैसे देखो, ओके, सो दे आर स्ट्रक्चरल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स। जबकि मैं अगर दूसरी बात करूं, फॉर एग्जांपल इधर आपको जो दूसरा एग्जांपल दिया है, लेट्स सी दैट सेकंड एग्जांपल, मैं यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूं आपको जल्दी समझने के लिए। दी 4 स्ट्रक्चर्स, आपको जो फोटो बता रहा हूं उसमें देखो, आपको 4 ऑर्गेनिजम्स के यहाँ पे विंग्स दिख रहे हैं। एक इंसेक्ट है, फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई, ये इंसेक्ट, इसके विंग्स, इंसेक्ट के विंग्स, ओके। बर्ड, बर्ड में कोई भी एक बर्ड ले लो, उसके विंग्स, ओके, बर्ड के विंग्स। फिर तुम्हारा बैट, बैट के विंग्स, ओके। और लास्ट में तुम्हारे दिया है टेरोडक्टाइल, ये डायनासोर था, उड़ने वाला डायनासोर, इसके विंग्स। अब ये 4 प्रकार के विंग्स है, देखो विंग्स, विंग्स का फंक्शन क्या रहता है? विंग्स का फंक्शन, दे हेल्प इन फ्लाइंग, ओके, फ्लाइट। सो इंसेक्ट्स के विंग्स भी उड़ने में मदद करते, बैट्स के विंग्स भी उड़ने में मदद करते, ओके। दी बर्ड्स के, बैट्स के भी विंग्स उड़ने में मदद करते। और टेरोडक्टाइल जो था, एक फ्लाइंग डायनासोर बोलते थे उसको, इट आल्सो हैड विंग्स एंड दैट आल्सो हेल्प्ड इन फ्लाइंग। मतलब ये चारों के विंग्स क्या काम है? दे हैव सेम फंक्शन, इनके फंक्शन कैसे सेम है, टू फ्लाई। बट व्हाट आर द डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर? इंसेक्ट के जो विंग्स है, इंसेक्ट के जो विंग्स है, दे आर नॉट ट्रू विंग्स, दे आर the insect wings in insects, they are the outgrowths, they are the outgrowths on exoskeleton, they are the outgrowths on exoskeleton। जो कीड़ा रहता, फॉर एग्जांपल मूंगी वगैरह देखो, मकोड़े वगैरह, जो कुछ भी मुंगड़े वगैरह रहते, तो बारिश के दिनों में क्या होता, जब बारिश गिरती तो फिर वो मूंगे वगैरह जो रहेंगे वो लाइट के पास जाते, उनको पंख फूट जाते, करेक्ट है। पतंगे वगैरह जो रहते, कीड़े पतंगे, उनको पंख आ जाते। अचानक से पंख कहां से आ जाते? उनको तो पैर रहते ऑलरेडी, जमीन पे चल सकते, तो उनकी जो अपर बॉडी रहेगी, तो अपर बॉडी के ऊपर से जो कुछ भी काइटिनस एक्सोस्केलेटन है उनका, वो काइटिन के थीन मेम्ब्रेन लाइक ऐसे फेदर्स, उनको फेदर्स भी नहीं बोल सकते उनको अपन एक्चुअली, सो वो इस तरीके के 2 उनको विंग्स तैयार हो जाएंगे वहां पे, ओके। सो दैट विंग्स आर जस्ट द आउटग्रोथ्स ऑफ देयर एक्सोस्केलेटन, उनकी बॉडी का जो एक्सटर्नल स्केलेटन है उससे बने वाले वो आउटग्रोथ्स है। They are not inserted within the body, वो टूट भी गए तो उनको कुछ दर्द नहीं होगा, because they are just involved, they are the outgrowths of their body। जबकि मैं बर्ड के अगर विंग्स की बात करूं, so they are modified forelimbs। In birds, the wings are modified forelimbs। Similarly, बैट में भी forelimbs है, हाथ है वो उनके forelimbs। बर्ड में क्या होता है? forelimbs, इस तरीके से हड्डियां रहेंगी, लेकिन हड्डियां यहाँ पे कम हो जाएंगी और वहां पे फेदर्स आ जाएंगे, उसको स्किन तो रहेंगी, स्किन के ऊपर फिर फेदर्स आ जाएंगे। मींस द विंग्स ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड फोरलिम्स, विंग्स ऑफ बैट दे आर आल्सो मॉडिफाइड फोरलिम्स। स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है, इसकी स्किन है, स्किन के ऊपर फेदर्स है। सो इस तरीके से बैट, बर्ड और बैट के जो विंग्स है उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। द विंग्स ऑफ बर्ड इज हैविंग फेदर्स ऑन इट, whereas the wings of bat has skin and hair on it, उसके ऊपर हेयर है, because it is a mammal। ये अलग ग्रुप का है, क्लास का मेंबर है, it belongs to aves, it belongs to mammal। इसके बाद अगर टेरोडक्टाइल की बात करें तो वो रेप्टाइल था, वो एक प्रकार का रेप्टाइल था, डायनासोर्स आर रेप्टाइल, सो दे आर इंक्लूडेड इन रेप्टाइल। तो रेप्टाइल होते हुए भी उसके जो 4 विंग्स थे वो मॉडिफाई होकर विंग्स आ गए थे उसको इस तरीके से। सो दैट स्ट्रक्चर्स हैव differences, they are different structures
हैविंग डिफरेंट ओरिजिन्स, ओके, बट दे परफॉर्म सेम फंक्शन। तो जब इस तरीके की बात आती, सच ऑर्गन्स विच हैव सेम फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉगस में क्या है, स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन अलग है। ह्यूमन के हाथ, हॉर्स, चित्ता, इनके 4 लिम्स, ओके, ये स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शंस अलग अलग है। यहाँ पे फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। मीन्स फंक्शनल सिमिलैरिटी इज एनालॉगी, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी इज होमोलॉगी। लिख के रखो, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी इज होमोलॉगी एंड द फंक्शनल सिमिलैरिटी इज एनालॉगी। स्ट्रक्चर मतलब होमोलॉगस, फंक्शन सेम मतलब एनालॉगस। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस पार्ट। आपको ये समझने का है बस। जिसको ये दिमाग में आ गया कि होमोलॉगस किसको बोलने का, एनालॉगस किसको बोलने का, वो पहचानते आ गया, आपके एमसीक्यू सॉल्व। अब इसके जो एक्स्ट्रा एग्जांपल्स है मैं तुमको वो बोलने आ रहा हूँ, वही एमसीक्यूज है, वही एमसीक्यूज में पूछे थे। जैसे कि अगर मैं सब ऑर्गेनिजम्स के ब्रेन की बात करूं, वर्टिब्रेट्स के ब्रेन की डेवलपमेंट, तो वर्टिब्रेट्स के ब्रेन कैसे है? सबके ब्रेन में न्यूरॉन्स है, सबका स्ट्रक्चर सेम है, ओके, सबकी डेवलपमेंट सेम वाली है, सबके सब एक्टोडर्म से तैयार हुआ है। एक्टोडर्म इज द जर्म लेयर फ्रॉम विच द ब्रेन नर्वस सिस्टम अराइजेस, ओके। तो सबके ब्रेन क्या है? ह्यूमन का ब्रेन, डॉग का ब्रेन, फिर किसी और दूसरे का ले लो तुम, बर्ड्स का ब्रेन, फिर एम्फीबियंस का ब्रेन, सबका ब्रेन एक्टोडर्म से तैयार होता है, तो स्ट्रक्चरली सेम है, ओके। फंक्शन भी क्या है? उसका फंक्शन भले ही सेम है, बॉडी को रेगुलेट करना ही है, बट अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता सबका ब्रेन भी। मछली का ब्रेन ज्यादातर पानी में कैसे सर्वाइव करना उस बारे में वर्क करता, अपना ब्रेन इस तरीके से सोचता, बाकी तरीके से मीन स्ट्रक्चरली अपना ब्रेन सबका सेम है। सो यू आर हैविंग ब्रेन सिमिलैरिटीज इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन्स, हार्ट। नोट करो अगला एग्जांपल लिख के, मैंने पहला एग्जांपल क्या दिया वो नोट करें, 4 limbs ऑफ ह्यूमन, चित्ता, व्हेल एटसेट्रा, ओके। सो दे आर हैविंग स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी बट फंक्शनल डिसिमिलैरिटी। दूसरा एग्जांपल आपको रहेगा इसके बाद का, मैं आपको एक काम करता, पूरे के पूरे एग्जांपल्स पहले एक्सप्लेन कर देता, फिर आप उसको नोट करते जाओ बीच बीच। पहले होमोलॉगस के एग्जांपल्स लिख लो। दूसरा रहेगा एग्जांपल, डेवलपमेंटल सिमिलैरिटीज इन ब्रेन, सिमिलरली डेवलपमेंटल सिमिलैरिटीज इन योर ब्रेन्स, हार्ट एंड दी किडनी एक्सेट्रा ऑफ दी कॉर्डेट्स। इनके सबके हार्ट भी देखो, सबके हार्ट अलग अलग रहेंगे, चेम्बर्स कम ज्यादा रहेंगे, बट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म, स्ट्रक्चर भी सेम है, वर्क्स फंक्शन वगैरह ब्लड फंक्शनिंग सेम है, बट स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट सेम है। यहाँ पे फंक्शन भले ही सर्कुलेशन है, मुझे मालूम फंक्शन भी सेम है उनका, बट फंक्शनल सिमिलैरिटीज ज्यादा, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी पे यहाँ पे जोर देना पड़ेगा तुमको, ओके। हार्ट का तो काम ब्लड पंपिंग ही रहेगा, बट यहाँ पे स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी इंपॉर्टेंट है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ब्रेन, मेसोडर्म। आपको ये एनसीईआरटी में एग्जांपल्स मिले, ओके। अगर इसी तरीके से मैं प्लांट्स में बात करूं, अगर प्लांट्स में, तो प्लांट्स में अगर देखा जाए तो प्लांट्स में रूट्स जो रहते हैं, रूट्स के अलग अलग मॉडिफिकेशंस देखो, क्या क्या मॉडिफिकेशंस देखे थे अपन ने रूट के। फॉर एग्जांपल ट्यूबरस रूट, ओके, जस्ट लाइक ट्यूबरस रूट के अंदर तुम्हारा फूड स्टोर होता, बीट रूट वगैरह वो भी स्टोरेज के लिए रहती, ओके। जबकि नॉर्मल रूट्स अपने एडवेंटिशियस रूट्स, नॉर्मल टैप रूट, ओके। उसके अलावा निमैटोफोर्स। तो रूट्स के मॉडिफिकेशन अगर आपस में कंपेयर करें तो सब स्ट्रक्चरली है तो रूट्स मतलब स्ट्रक्चरली सेम है, बट दे आर फंक्शनली डिफरेंट। नो, ऑल रूट मॉडिफिकेशंस when you will compare them, so all are roots, tuberous root, nematophores, breathing roots, photosynthetic roots, okay. So these are all ultimately roots, but they perform different functions. Some store food, some perform respiration, some perform photosynthesis, okay. अरे assimilatory roots अपन ने देखे थे ट्रैफा में वगैरह में एग्जांपल. So these roots ultimately they are structurally roots, but they are functionally different, means they are homologous. Similarly compare the stems of modifications of various plants. stems में फाइलोक्लैड, रनर, स्टोलन, कोई भी ले लो, पोटैटो ट्यूबर, राइजोम, है तो सब स्टेमिक्स ना, मतलब स्ट्रक्चर स्टेम का ही है, लेकिन फंक्शन सबके अलग अलग है. राइजोम फास्ट कल्टीवेशन में, पोटैटो ट्यूबर स्टोरेज, राइजोम स्टोरेज, ओके. इसके अलावा और फाइलोक्लैड photosynthesis means what are these? These are the stems, but they perform different functions, structurally same but functionally different. मतलब एक हिंट याद रखो, सारे रूट्स के मॉडिफिकेशन एक साथ कंपेयर करो, सारे स्टेम्स के मॉडिफिकेशन एक साथ कंपेयर करो, सारे लीव्स के मॉडिफिकेशन एक साथ कंपेयर करो,
तो रूट्स 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 रूट्स, स्टेम 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 स्टेम, लीफ 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 लीफ, सो दीज आर दी होमोलॉगस ऑर्गन्स, होमोलॉगस ऑर्गन्स, होमोलॉगस ऑर्गन्स। दोनों को मिक्स मत करो एक दूसरे में। सो मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स, मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम्स, मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स। व्हेन यू कंपेयर देम विद ईच अदर, रूट का रूट के साथ ही कंपेयर होना, स्ट्रक्चरली सेम आना चाहिए, स्ट्रक्चरली इट शुड बी सेम। ओके, सिमिलरली और कोई एग्जांपल्स आपको दिया ले, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया और थॉर्न्स ऑफ कस्कुटा। थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया देखो आपके सामने डायग्राम में, और थॉर्न्स ऑफ कस्कुटा, बोगनविलिया के फूल आपने देखे हैं सबने, और कस्कुटा अमरवेल वगैरह जो बोला था मैं आपको, दिस पैरासिटिक प्लांट। तो इसमें जो रहता, जो एक्सिलरी बर्ड है, मॉडिफिकेशंस ऑफ एक्सिलरी बर्ड, वी हैव आल्सो सीन दिस पार्ट इन मॉर्फोलॉजी चैप्टर। तो जो स्टेम रहेगा यहाँ पे, उसको फिर नोड रहेगा, नोड के पास में एक्सिलरी बर्ड, इधर से पत्ती रहेंगे और यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड रहेगा। तो ये एक्सिलरी बर्ड इट मे गेट कन्वर्टेड इनटू थॉर्न, इट मे गेट कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल। एक्सिलरी बर्ड है स्ट्रक्चर एक ही, एक्सिलरी बर्ड ही है, सो इट मे गेट कन्वर्टेड इनटू थॉर्न इन बोगनविलिया और इट मे गेट कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल इन कस्कुटा। मतलब थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड कस्कुटा टेंड्रिल्स, they are the modifications of same structure, that is axillary bud, means they are having same structure but different function। thorn का function protection और tendril का function helping in climbing, clinging to the surface, तो वो help करेंगे clinging में, तो functions अलग अलग। मैं क्या बोल रहा, बात ध्यान में आ रही क्या? स्ट्रक्चरली सेम और फंक्शनली डिफरेंट चीजें मतलब होमोलॉगस ऑर्गन्स। स्ट्रक्चरली सेम, सारे रूट मॉडिफिकेशन है तो रूट ही स्ट्रक्चर सेम है सबका, रूट के जैसा ही है, बस फंक्शंस अलग अलग है। स्टेम्स के भी स्ट्रक्चर सेम है लेकिन उन्होंने अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करे। मींस जस्ट गो, इतना दिमाग में बिठा लो कि ऑल मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स, ऑल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम्स, ऑल मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स, ऑल मॉडिफिकेशंस ऑफ दिस एक्सिलरी बर्ड, okay, so all these are the modifications and they are comparatively एक दूसरे के साथ कंपेयर करें तो फिर they will be homologous because they are ultimately same structures having different functions। clear? अब एनालॉगस की बात करूंगा मैं अगर, तो एनालॉगस में अलग अलग ऑर्गन्स को कंपेयर करने का, जैसे कि एक रूट लो और एक स्टेम लो और एक लीफ लो। फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो, रूट है स्वीट पोटैटो, पोटैटो पोटैटो और ब्रायोफाइलम का लीफ लो, ठीक है, फ्लेशी है, ये भी फ्लेशी है, इसमें फूड स्टोर है, इसमें फूड स्टोर है, इसमें भी फूड स्टोर, मतलब फंक्शन सेम है, फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर सेम है क्या? वेदर द स्ट्रक्चर्स आर सेम? नो, बिकॉज इट इज अ रूट। Sweet potato is a root modified for food storage. Potato is a stem modified for food storage, and the leaves of bryophyllum, they are also fleshy, modified for food storage. Means here they are having same function but the structures are different। मतलब इनको अगर इनके रूट्स को रूट्स के साथ कंपेयर करें तो होमोलॉगस, लेकिन रूट को स्टेम के साथ, रूट को लीव्स के साथ कंपेयर करें तो वो क्या हो जाता? इट बिकम्स एनालॉगस when the roots perform। For example, phylloclad मतलब it is photosynthetic stem, it is photosynthetic stem। Similarly your nematophore is also your assimilatory roots, phylloclad and assimilatory roots। अब ये दोनों का फंक्शन क्या है? एसिमिलेटरी मींस एसिमिलेशन ऑफ कार्बन, इज फोटोसिंथेटिक हो जाएंगे, दीज आर फोटोसिंथेटिक रूट्स, इट इज आल्सो फोटोसिंथेटिक, बोथ आर परफॉर्मिंग सेम फंक्शन but it is root, it is stem, so structurally they are different, so they are analogous। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? स्ट्रक्चरली सेम रहे तो होमोलॉगस, फंक्शनली सेम रहे और स्ट्रक्चरली डिफरेंट रहे तो एनालॉगस। इसी तरीके से आईज, अगला एग्जांपल, आईज ऑफ ऑक्टोपस, मैन और इंसेक्ट। आईज ऑफ ऑक्टोपस, मैन और इंसेक्ट। ऑक्टोपस के जो आई रहेंगे उसका स्ट्रक्चर अलग रहेगा, ह्यूमन जो आईज रहते उनका स्ट्रक्चर अलग रहता, और जो इंसेक्ट के आईज रहते उनका स्ट्रक्चर अलग रहता।
ओके अपने आईज में जो रेटिना की पोजीशन है, लेंस की पोजीशन है, लेंथ है, सेल्स का जो ओरिजिन है, आईज के जो सेल्स रहेंगे, रेटिनल सेल्स, अलग अलग कॉर्निया के सेल्स, सो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स ऑफ डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट एम्ब्रियोनिक ओरिजिन्स। सिमिलरली ऑक्टोपस में भी अलग अलग अरेंजमेंट ऑफ लेंस अलग रहेंगी, उसके रेटिना के सेल्स अलग जगह पे लोकेटेड है, मतलब क्या है, उनका स्ट्रक्चर टोटली अलग है, ओरिजिन भी अलग अलग है। इंसेक्ट्स की आंख भी कोई सिंगल आई नहीं रहती, इट इज कंपाउंड आई, इट इज कंपाउंड आई, वी विल स्टडी इट इन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच। तो स्ट्रक्चरली अलग अलग है, बट फंक्शन क्या है, विजन, फंक्शनली सेम, एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो इस तरीके से दीज आर द आईज ऑफ दीज थ्री ऑर्गेनिजम्स, octopus, man and the insect. So these are the examples of analogous organ. They share functional similarity but structural dissimilarities. Okay, so this is about homologous and analogous. Multiple examples, इधर के उधर मिक्स मत करो, बस एक चीज ध्यान में रखो, जब स्ट्रक्चरली सिमिलर रहेंगे तो होमोलॉगस और फंक्शनली सेम रहेंगे, स्ट्रक्चरली अलग रहेंगे तो एनालॉगस। क्या बोल रहा मैं, दिमाग में बैठ रहा क्या? तो जिसके दिमाग में ये बैठ गया उसका ये एमसीक्यू तुम इजीली सॉल्व कर सकते, तुमको कुछ भी परेशानी नहीं होगी, बस थोड़ा सा सोचना वहां पे जाके कि स्ट्रक्चरली सेम है क्या, ये सब रूट 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 है क्या, इनमें से ऑड निकालो बोले एक आधा तो स्टेम ढूंढ के निकाल लेना। सबके सब तुमको ग्रुप देंगे, एक बोलेंगे कि चार में से एक जन गलत है, एक जन होमोलॉगस नहीं है, एक जन एनालॉगस नहीं है, तो पहले पहचान लेना होमोलॉगस बोलते क्या, स्ट्रक्चर सेम होना, उसमें फिर फंक्शन अलग अलग रहे तो अलग अलग होना, तो उसमें से ढूंढते निकालते आना चाहिए तुम। ओके तो इसके एग्जांपल्स अच्छे से नोट कर लो, इधर के जितने बोला तुमको सब पूरे, इसके भी पूरे के पूरे एग्जांपल्स नोट कर लो। लास्टली इसमें अब दो फायदे, अब तुम इसमें बताओ मुझे, इसमें दोनों में इवोल्यूशन में हेल्पफुल कौन सा है, एनालॉगस है कि होमोलॉगस है, विच इज हेल्पफुल इन इवोल्यूशन? Homologous organ is significant in evolution, whereas it is not significant in evolution. How? देखो अभी मैं अपनी ह्यूमन की बात कर रहा, तो ह्यूमन का जो एंसेस्टर रहा होगा उससे कोई तो भी एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, फिश, अपन फिश से स्टार्ट करते, फिश से बाद में बने एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से बर्ड्स और मैमल्स, इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। तो अगर ह्यूमन, वेल, चित्ता, ओके इनके ऑर्गन्स अपन ने देखे अभी स्ट्रक्चरली सेम, मतलब क्या हुआ, वो स्ट्रक्चरल सेम है, मतलब कहीं ना कहीं उनका एक कोई तो भी कॉमन एंसेस्टर रहे वाला है, उनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा है, उसका हाथ वैसा रहा होगा, वो हाथ के ऊपर से फिर अपना हाथ डिराइव हुआ, अपना डिराइव, अपने को जैसी जरूरत थी अपन ने उसके हिसाब से खुद को अडेप्ट किया और अपने हाथ में चेंजेस किए, दिस इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन, वी हैव सीन इन डार्विन। एडेप्टिव रेडिएशन, जगह में एडेप्टेशन की वजह से, ज्योग्राफिकल चीजें बदलने की वजह से ऑर्गेनिज्म खुद को बदलाव करते। सो यहाँ पे हुआ क्या, एक ही ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ये जो ऑर्गन्स अपन कंपेयर करें फोर लिम्स, तो इससे पता क्या चलता, दीज ऑर्गेनिजम्स मस्ट हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर व्हिच हैड सेम स्ट्रक्चर, उसका भी हाथ वैसे ही कुछ रहा होगा, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके किसी ह्यूमन का हाथ बन गया, जरूरत थी उसके हिसाब से मॉडिफाई हो गया, व्हेल का हाथ अलग मॉडिफाई हुआ, चीता का हाथ फोर लिम्ब अलग मॉडिफाई हुआ, मींस दे हैव कॉमन एंसेस्ट्री। होमोलॉगस ऑर्गन्स रिप्रेजेंट कॉमन एंसेस्ट्री, it represents common ancestry, okay, and it also indicates adaptive radiation कि एक ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से हो, जब एक से बहुत सारे स्पेशीज बनते तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, it is also called divergent evolution. When many species arise from a same species, it is called adaptive radiation as well as divergent evolution. Diverge हो रहा है ना, एक से अलग अलग species बन रहे. So homologous organs represent adaptive radiation, that is divergent evolution, and they also represent common ancestry that they are significant in evolution. अगर ऐसा हो रहा कहीं homologous organs मिले मतलब वहाँ पे evolution हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो इंसेक्ट्स, अभी अपन ने एग्जांपल लिया, बर्ड, बैट और वो रेप्टाइल था वो तो डायनासोर गया, चलो ये तीनों में कंपेयर करो। अब ये इंसेक्ट्स अलग ऑर्गेनिज्म, ये नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स है, ओके ये दोनों कॉर्डेट है लेकिन ये एव्स में आता और ये अलग ग्रुप में आता, ठीक है। अब इनके एंसेस्टर अलग अलग थे, इनके एंसेस्टर्स अलग अलग थे, तो इसकी वजह से क्या, इंसेक्ट्स का जो रहता है वो स्ट्रक्चर, वो उसके कीड़े के ऊपर पंख ऊपर से आते, पैर नीचे से रहते उसको अलग से,
तो मतलब इसका जो एंसेस्टर है वाला कीड़ों का एंसेस्टर, उसने अलग तरीके से खुद के वो विंग्स लाना सीखा। उसको कुछ पता नहीं था कैसा विंग्स लाना, उसने ऊपर से नए विंग्स उगा के लिया, पैर वैसे ही रहे। बर्ड के सामने के हाथ मॉडिफाई हो गए विंग्स में, बैट के हाथ मॉडिफाई हो गए विंग्स में, तो इनके एंसेस्टर्स अलग अलग रहे वाले हैं। ओके, और सब एंसेस्टर जुड़ के एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, उड़ने का। मतलब यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा क्या? नहीं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग स्पीशीज आके एक ही प्रकार का काम परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कॉन्वर्जेंस ऑफ वर्क, कॉन्वर्जेंस ऑफ फंक्शन, एंड इट इज कॉल्ड कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसका एग्जैक्ट अपोजिट, इट इज हेल्पफुल इन कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। लेकिन जब ऐसा होता कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इट इज नॉट अ गुड इवोल्यूशन, ऐसा हेल्पफुल नहीं रहता, इट डज नॉट हेल्प इन इवोल्यूशन। सो इस तरीके से इट इज नॉट सिग्निफिकेंट इन इवोल्यूशन। इट डज नॉट रिप्रेजेंट कॉमन एंसेस्ट्री, यहाँ पे अलग अलग एंसेस्टर डायरेक्टली दिख रहा है तुमको, तो इट रिप्रेजेंट्स कॉमन एंसेस्ट्री, इट डज नॉट रिप्रेजेंट कॉमन एंसेस्ट्री। इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन, इट डज नॉट हेल्प्स इन इवोल्यूशन। इट हेल्प्स इन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इट हेल्प्स इन कॉन्वर्जेंट। Write in the distinguishing format. Definition: significance in evolution, yes, no. Common ancestry, yes, no. Adaptive radiation is seen, not seen. Divergent evolution is seen, convergent evolution is seen. Khatam. This is also asked in state board for 2 marks. Distinguish between homologous and analogous. तो आपको ये आना चाहिए। और लास्ट में एग्जाम्पल डालो, 4 limbs of man, चित्ता, whale, etc. इधर wings of insects, इधर फ्रॉग भी डाल सकते हैं 4 लिम्ब कंपेयर करने के लिए। तुम फ्रॉग का 4 लिम्ब जंपिंग के काम में आता। ओके, इधर विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट एंड pterodactyl, that flying dinosaur. So these are the examples of your homologous and analogous organs. Okay, also add flippers of penguins, that is birds and dolphins in analogous organs. पेंगुइन के जो फ्लिपर्स रहते और जो डॉल्फिन के भी फ्लिपर्स रहते, सो दे हेल्प इन स्विमिंग बट दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। बर्ड्स में उसके ऊपर फेदर्स रहेंगे, पेंगुइन को भले पानी में तैरता लेकिन उसको फेदर्स रहते फिर भी, बिकॉज इट इज अ बर्ड। जबकि डॉल्फिन जो देखे इट इज अ मैमल, तो उसका स्ट्रक्चर अलग रहेगा, उसके जो फ्लिपर्स का उनका स्ट्रक्चर अलग है। सो ऑल्सो एट दैट पॉइंट हियर इन एनालॉगस ऑर्गन। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज वेस्टिजियल ऑर्गन. Vestigial organs or rudimentary organs, these are the organs which are present in your body but they are non-functional. Organs that are present in body, in organism, but they are not functional. वो कुछ काम नहीं करते, वो कुछ काम के नहीं ऑर्गन्स है लेकिन कुछ काम के नहीं। जैसे कि अपेंडिक्स, सबसे कॉमन एग्जांपल आपने सुन के रखा है। ह्यूमंस में अगर बात करें तो देयर आर सो मेनी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, सो मेनी वेस्टिजियल ऑर्गन्स दैट कैन बी ट्रेस्ड इन ह्यूमन बॉडी। सो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अपेंडिक्स। इट इज द पार्ट ऑफ सीकम। ओके, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी डाइजेस्टिव फंक्शन, इट इज जस्ट अ रूडिमेंट्री ऑर्गन, वो बस पड़े वाला है। और होगा आने वाले कुछ जनरेशन के बाद अपेंडिक्स डिजनरेट भी हो जाएगा, गायब भी हो जाएगा वहां से, बिकॉज इट इज नॉट फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी एटलीस्ट। जबकि अगर रैबिट वगैरह की बात करें, कुछ मैमल्स दूसरे हार्बीवोर ऑर्गेनिजम्स में देखें तो अपेंडिक्स इज फंक्शनल। अपेंडिक्स सीक्रेट सर्टन एंजाइम्स दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज एटसेट्रा, लेकिन अपनी बॉडी में अपेंडिक्स कुछ भी काम नहीं करता। हुआ क्या, अपन मंकी से जब इवॉल्व हुए तो मंकी पेड़ पे रहते थे, उनमें अपेंडिक्स था, उनमें वर्क करता था क्योंकि वो घास फूस पत्ते वगैरह खाते थे, ऊपर रहते थे। लेकिन जब अपन ह्यूमन बने तो अपना खान पान बदला, अपना कुछ फूड वगैरह हैबिट्स बदल गए, जिसकी वजह से हुआ ये अपेंडिक्स का फंक्शन कम होते गया और धीरे धीरे अभी उसके फंक्शन बंद हो गए, लेकिन स्ट्रक्चर वैसा ही है। आने वाले कुछ जनरेशन के बाद क्या होगा, वो अपेंडिक्स भी धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज अपन ज्यादा यूज नहीं करते डिसयूज में जाती, वो ऑर्गन डिसयूज में जाने की वजह से डीजनरेट हो जाता। लेमार्क की थ्योरी के हिसाब से देखे तो अपेंडिक्स भी आने वाले टाइम के बाद डीजनरेट हो जाएंगे, गायब हो जाएगा अपने जनरेशन में। बट स्टिल इट इज प्रेजेंट टुडे इन आवर बॉडी, सो इट बिकम्स एन ऑर्गन इट इज प्रेजेंट बट इट इज नॉट फंक्शनल इन बॉडी, इट इज कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। है बट कुछ काम का नहीं। ओके, कई बार आपके दिमाग के साथ भी ऐसा ही होता रहता, लेकिन कभी कुछ काम नहीं आता। तो वैसा मत करो, दिमाग को रहने के बाद यूज करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, टाइम के साथ वो भी
वेस्टिजियल नहीं होना चाहिए. सो बी केयरफुल. द ऑर्गन्स दैट आर प्रेजेंट बट दे आर नॉट यूजफुल, दे आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स. मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज द अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इन बॉडी. इसी तरीके से तुम्हारी टेल बोन की अगर बात करें, दैट इज कॉकिक्स, इट इज ऑल्सो अनदर. वो है लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ तो फ्लैट भी हो जाएगी. क्योंकि वो क्यों है अभी? बिकॉज टेल अराइज्ड इन मंकीज फ्रॉम दैट एंड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन the tail vanished but the coxal bone or your coccyx tail bone remained as it is. धीरे धीरे उसका भी फ्लैट होते जाएंगे, वो भी गायब हो जाएंगे, वो कुछ फंक्शनल है नहीं अपने से. तीसरा अगर देखें तो मैमरी ग्लैंड्स इन मेल्स, मैमरी ग्लैंड्स इन मेल्स है बट कुछ काम के है क्या? नहीं. फीमेल्स में भी कब? प्रेगनेंसी के बाद में मैमरी ग्लैंड्स दे सीक्रेट मिल्क. ओके, मेल्स में तो वो कभी मिल्क सीक्रेट नहीं करते, दे आर प्रेजेंट बट नॉट फंक्शनल इन ह्यूमन मेल्स. Similarly, pinna, your external ear or pinna, or collectively called pinny. So these are the ears. They are present. They are made up of auricular muscles. Okay, but they are not moving. जानवरों में, गाय भैंसों में, हाथी वगैरह में देखे होंगे, उनके कान मूव हो सकते, मक्खियां भगा सकते हो उससे. अपने को तो कुछ काम के नहीं हो, तो धीरे धीरे टाइम के साथ ये भी वैनिश हो जाएंगे, ऐसा मानते कुछ लोग. सो एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना, पिन्नी, दे आर ऑल्सो दी vestigial, they are present but of no use. Then the next organ is nictitating membrane, nictitating membrane in eyes. It is nothing but your third eyelid, it is nothing but your third eyelid. So it is also nictitating membrane, vestigial organ. क्या रहता थर्ड आईलिड? तो कभी तुमने आंख को इस तरीके से पलटाए होंगे, भूत बन के डराते देखो बच्चों को. तो जब अपन आंख ऐसा पलटाते तो क्या होता? आंख के ऊपर, अभी तुम्हारा आईब्रो, इधर आंख, ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा रेटिन. तो जब आंख को पलटाते तुम तो एक व्हाइट कलर का, लाइट रेड कलर की पट्टी दिखाई देती. इट इज द थर्ड आईलिड. वैसी थोड़ी बार आती है, उससे भूत दिखता मेरे बच्चे को डराने के लिए तुम बनते ना. इट इज द थर्ड आईलिड. ओके, बर्ड्स में बहुत प्रोमिनेंट रहता. ईगल, हॉक, कैमल वगैरह में भी बहुत कॉमन है. क्योंकि वो जो थर्ड आईलिड रहता, अपने दो आईलिड है, पहला दूसरा, और वो थर्ड आईलिड है वो आधा ही रहता है, वो अंदर की तरफ मुड़ पे आता है, उसकी अपने को जरूरत नहीं पड़ती. फ्रॉग वगैरह में क्या रहता है? फर्स्ट आईलिड, सेकंड आईलिड और एक अंदर से तीसरी आईलिड रहती, वो उसको गॉगल के जैसा काम करता, वो ऐसा आके बंद हो जाता, उसमें से पानी अंदर नहीं आता, ट्रांसपेरेंट रहता पूरा. कैमल में भी वैसे ही रहता, ट्रांसपेरेंट रहता. ये दो तो रहती आईलिड्स, ऊपर वाले आईलिड, नीचे वाले आईलिड, और तीसरी एक और आईलिड रहती. दैट थर्ड आईलिड इज नोन एज nictitating membrane. इट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी बट इट इज नॉट फंक्शनल. क्योंकि अपने को अब कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, अपन कोई पानी में नहीं रहते. वैसे ही अपने को पहले हुआ करता था फंक्शनल अपने एंसेस्टर्स में, जब नाइट विजन वगैरह के काम में कुछ आता था होगा, बट अपने को कुछ काम का नहीं है. सो इट इज प्रेजेंट बट नॉट फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी. सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट 5-6 सम. इसके अलावा अगर देखें तो कुछ और वेस्टिजियल ऑर्गन्स है अपने ह्यूमन बॉडी में, सच एज सेगमेंटल मसल्स ऑफ एब्डोमेन, सेगमेंटल मसल्स ऑफ एब्डोमेन, एंड इन जनरल लैंग्वेज वी कॉल देम एज एब्स, एब मसल्स. ओके, बिस्किट जो रहते हैं, तो बिस्किट जिसको बोलते हैं वो हीरो लोग जो. सो दीज आर दी बिल्डर्स जिनको रहता, तो दीज आर दी मसल्स प्रेजेंट हियर. सो दे आर एब्स, दे आर सेगमेंटल मसल्स. सो दे आर ऑफ नो यूज, दे आर प्रेजेंट बट दे आर ऑफ नो यूज. कोई ऐसा वो अपने को पुलिंग पुशिंग में या फिर रेस्पिरेशन में, जबकि दूसरे ऑर्गेनिजम्स में वो एब मसल जो रहते हैं तो हेल्प इन डाइजेशन, वहां पे कुछ मूवमेंट्स के काम में आते, बट अपने को कुछ भी काम के नहीं है. जस्ट दे आर प्रेजेंट, दे आर स्ट्रक्चरली प्रेजेंट बट दे आर नॉन फंक्शनल. तो इस तरीके से ये कुछ है ह्यूमन बॉडी में के वेस्टिजियल ऑर्गन्स. प्लांट्स में भी कई वेस्टिजियल ऑर्गन्स रहते हैं, सो वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट पार्ट. अपने को वहां जाने की जरूरत ही नहीं है. एनिमल्स में इसके अलावा कई और ऑर्गेनिजम्स में रहते हैं. स्नेक्स में क्या रहता है, कोई कोई स्नेक्स में पेल्विक गर्डल वगैरह के पास, उनके पैर के पास में ना जो लिम के थोड़े से ट्रेसेस रहते हैं, वहां पे छोटी छोटी हड्डियां रहती है, लिम जैसी, पीछे से मोटा हो जाता है उसका पैर, जो पाइथन वगैरह रहते हैं अजगर वगैरह में. सो उनकी जो बॉडी रहेंगी तो इधर से थोड़ी सी मोटा हो जाएगा ऐसी बॉडी, क्योंकि उसकी वहां पे खाली हड्डियां आ जाएंगी. लिम्स की रिमेनिंग पार्ट धीरे धीरे वो भी गायब हो जाएंगे, पूरा गोल हो जाएगा वो सांप, लेकिन उसमें रिमेनिंग पार्ट्स, रेमिनेंट्स ऑफ दैट बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल आर प्रेजेंट इन सम स्नेक्स. इस तरीके से वहां पे दिखाई दे. बहुत सारे ऑर्गन्स इसके अलावा लिस्ट मिलेंगे तुमने सर्च करे तो, बट दीज आर इनफ
क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन दीस पॉइंट्स। इसमें और एक ऐड कर लो लगे तो बॉडी हेयर्स ऑन ह्यूमन बॉडी या फिर ह्यूमन मेल में जो हेयर है, सो दे आर आल्सो दी वेस्टिजियल पार्ट्स बिकॉज दे आर नॉट ऑफ एनी यूज। तो बॉडी hairs, mammary glands in males plus body hairs on males in human beings. So these are the examples, auricular muscles etc. These are the examples of vestigial organs in human body. तो अच्छा इनका यूज क्या है, इनसे क्या पता चलता है, अभी है लेकिन कुछ काम के नहीं. सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स? सो दे हैव वन सिग्निफिकेंस दैट यू कैन कंपेयर द ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी and compare it with the same organ present in other organism. उसमें वो फंक्शनल है तो तुम दोनों में फिर कंपेयर करो, ह्यूमन में भी है मंकी में भी है, तो तुम कंपेयर करके क्या पता चलेगा तुमको? यू विल कम टू नो दैट कि उसमें ज्यादा काम कर रहा, मतलब अपन उससे इवॉल्व हुआ है. यू कैन एस्टेब्लिश इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनिज्म. So by studying vestigial organs you can establish evolutionary relationship with other organisms कि उसमें कैसा है, अपने में है ऐसा, इसमें ऐसा है. So you can correlate your evolutionary ancestry. You can establish the evolutionary relationship with organisms. Okay, so this is the significance of vestigial organs. This study will help in establishing the evolutionary relationship with other organisms. Okay, so this is about your organs and the vestigial organs. इसमें वापस से अटैविज्म बोल के एक बीट है, रीअपियरेंस ऑफ सर्टन कैरेक्टर्स. नोट कर लो 2 पॉइंट कैसे अटैविज्म. इसमें क्या होता, रीअपियरेंस ऑफ disappeared traits in individual, disappeared characters or traits in individual. जैसे कि ह्यूमन में टेल रहती क्या? नहीं, वी आर विदाउट टेल्स. ओके, किसी को टेल्स नहीं, टेल भी नहीं, अपने को एक भी टेल नहीं है. लेकिन कुछ लाख में से एक ह्यूमन ऐसा पैदा होता उसको एक छोटी सी टेल रहती. अ बेबी विथ स्मॉल टेल इज ऑल्सो बॉर्न. ओके, कुछ ह्यूमन के पिन्ना मुंह हो सकते, किसी किसी का रहता है ऐसा एक्सेप्शनल केसेस. मतलब यहाँ क्या हो रहा, कुछ ऑर्गन्स जो अपने काम नहीं करते थे या अपने पास नहीं थे वो ऑर्गन काम कर रहे, या फिर वो ऑर्गन वापस से आ गए. सो जब इस तरीके से रीअपियरेंस ऑफ अ डिसअपियर्ड ट्रेट, वो ट्रेट इवोल्यूशन में गायब हो गया है लेकिन अभी वापस से किसी में अचानक से आ गया, तो रिवर्स इवोल्यूशन होके किसी तरीके से एक आधी बार आ जाता. सो दैट काइंड ऑफ रीअपियरेंस ऑफ डिसअपियर्ड कैरेक्टर्स इन द करंट जनरेशन, इट इज नोन एज अटैविज्म. ATAVISM, अटैविज्म. ओके, सो इसके और एग्जांपल्स आप सर्च करो, सो यू विल कम टू नो. फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है रीअपियरेंस ऑफ टेल इन ह्यूमन बीइंग. ओके, वर्किंग निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, वर्किंग मैमरी ग्लैंड्स इन मेल. तो इस तरीके से दिस कैन बी दी अटैविज्म इन ह्यूमन. मल्टीपल मैमरी ग्लैंड्स ऑन ह्यूमन बॉडी, दैट कैन बी आल्सो एग्जांपल ऑफ अटैविज्म. वी हैव ओनली 2 मैमरी ग्लैंड्स but multiple 4 or 6 mammary glands can also be present on some bodies, so that are also the example of अटैविज्म. मल्टीपल जैसे कि डॉग्स वगैरह में, कैट्स वगैरह में रहते, गाय वगैरह में रहते, सो उनमें मल्टीपल मैमरी ग्लैंड्स है, बट अब ह्यूमन बीइंग में 2 ही रहते. सो मल्टीपल जब आ गए, सो ये इवोल्यूशन में रिवर्स में जा रहा है, ऐसी बात होगी. दैट इज द एग्जांपल ऑफ अटैविज्म. हियर this ends your evidences from comparative anatomy. मोस्ट इंपॉर्टेंट बीट है, अच्छे से नोट करके रख लो. सब एग्जांपल्स ये बहुत जरूरी है, लेकिन वेस्टिजियल ऑर्गन्स के और अटैविज्म के भी एग्जांपल्स उसमें ऐड कर लो. एंड देन इट एंड्स हियर. अच्छे से करके रखो बेटा, 2 बार देखो लगे तो वीडियो, जरूरत पड़ी तो एग्जांपल्स नोट करो अच्छे से. मैं कुछ एग्जांपल्स आपके फोटो भी डाल दिया बीच बीच में, तो वो एग्जांपल्स लिख के रख लो. And then we will continue with the last evidence, and then we will move to human evolution in next part.